कक्षा 9 हिंदी क्षितिज की किताब में 5वां पाठ है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। चपला देवी इसकी लेखिका हैं। यह एक रिपोर्टाज है। इस रिपोर्टाज में हिंदू पंथ के बलिदान अंक से इसको लिया गया है। इसमें लेखिका चपला देवी ने बताया है कि मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए बलिदान करने वालों के जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए और गौरव और सम्मान की बात है। उन्होंने युवा पीढ़ी को इस प्रकार की गौरवशाली परंपरा से परिचित कराने का प्रयास किया है। लेखिका कहती हैं कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे थे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। तो देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार त्रिभुत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का जो महल था उसको भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदरी बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज़ सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ दिखाई न दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज़ सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आ गई। छोटी बच्ची है। सेनापति ने उससे पूछा कि बच्चे, तुम क्या चाहती हो? बालिका ने सुंदर शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया कि क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति कहता है, क्यों, तुम्हारा उसमें क्या उद्देश्य है? बालिका कहती है, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? तो सेनापति कहता है, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है, तो सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका कहती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझसे बहुत प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ, इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे मकान गिराना ही होगा। इस पर बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। जनरल का नाम है हे। मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी से मुझे बहुत प्रेम था। जनरल हे है, उसकी बच्ची का नाम है मैरी। तो बालिका कहती है कि जो आपकी बच्ची है, जो आपकी लड़की है मैरी, वो मेरी दोस्त है। तो कई वर्ष पूर्व मेरे पास आकर बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे, मुझे अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। तो दोनों बच्चे एक दूसरे को जानते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हूँ और उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। तो जनरल हे की जो बेटी है उसकी मृत्यु हो चुकी है और वो बालिका उससे कहती है कि आपकी बच्ची की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हूँ और उस बच्ची की चिट्ठी जो है मेरे पास अब तक रखी हुई है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि फिर उसने उस बालिका को पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैं तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, दोस्त हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ पहुँचे। उन्होंने बिगड़ कर सेनापति से कहा कि नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया। तो सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा कि मैं इसी फिक्र में हूँ
किंतु आपसे एक निवेदन है कि क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। आउटरम गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं था। तो नाना साहब पर अंग्रेज़ों का क्रोध बहुत अधिक है, तो नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। भाई नाना साहब से अंग्रेज़ बहुत चिढ़ते थे, तो उनका कहना था कि इसका यहाँ पे कोई भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए, सबको मार दो। सेनापति है कहता है तो लॉर्ड कैनिंग जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटरम कहता आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना हम नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर से घेर लिया, तो महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज़ भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे। किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला, पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। भाई लंदन से तार आ गया था कि नाना का स्मृति चिन्ह, अगर कहीं कोई स्मृति चिन्ह है उसको भी वहाँ से मिटा दिया जाए। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे और घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को लेख में लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सके। अंग्रेज़ उनको चाहते थे कि किसी भी तरीके से पकड़ना, लेकिन नाना साहब चले गए थे। अब उनकी पुत्री वहाँ महल में थी, तो जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। कानपुर में अंग्रेज़ों का हत्याकांड हुआ था, तो जिसमें नाना साहब का अहम हाथ है, तो इसलिए वो लोग नाना साहब को मारना चाहते थे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई है, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। तो जनरल हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात थी कि जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिता कर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिला मार डाला जाए, यह अंग्रेज़ गवर्नर का आदेश था। नाना की जिस कन्या से जनरल हे का प्रेमालाप हुआ है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। ये आदेश वहाँ से निकल गया जनरल का। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का उत्तर नहीं देती थी। उसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया और उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। उस पर बालिका किसी ओर न देखती और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज़ सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए, जिससे आज मैं यहाँ जी भर के रो लूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेत्ता महादेव चिटणवीस के बाखर पत्र में छपा था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। तो भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो नाना साहब की पुत्री मैना को इस तरीके से अंग्रेज़ों ने मार डाला और पाठ का नाम इसी प्रकार से पड़ा है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया।